सामने की ओर जो पृष्ठ होता है वो यदि बाहर की ओर निकला हुआ हो तो वो कौन सा पृष्ठ होगा? उत्तल पृष्ठ। अब इसी बिंब को उठाकर हम यहाँ पर रख दें तो इस बिंब के लिए कौन सा पृष्ठ हो जाएगा? अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ से, यानी कि उभरे हुए पृष्ठ की ओर जब हम वस्तु रखें तो दो पृष्ठ बताए इतना मैंने आपको। तो दोनों पृष्ठों में से एक पृष्ठ जब उभरा हुआ हो, यानी कि ये, और ये लेंस का पदार्थ हो गया, इसका अपवर्तनांक n2 है, और लेंस के बाहर जो माध्यम रखा हुआ उसका अपवर्तनांक n1 है, ठीक है। ये इस लेंस की मुख्य अक्ष होगी, और यहाँ पर आप लेंस का प्रकाश केंद्र मानते हो। प्रकाश केंद्र मतलब जहाँ से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी की सीधी निकल जाती हैं। तो दो माध्यम हो गए हमारे पास में, एक तो लेंस के पदार्थ यानी मीटर का अपवर्तनांक हो गया n2, और बाहर जो लेंस के माध्यम है या मीडियम हो उसका अपवर्तनांक हो गया n1। अब इस लेंस के सामने बिंदु O पर हमने कोई वस्तु रख दी या कोई बिंब रख दिया। इस बिंब से प्रकाश की किरण चलेगी, चलकर पृष्ठ पर आपतित होती है। जाहिर सी बात है यहाँ पर एक इसको अभिलंब मिलता है। अभिलंब इस तल से हमेशा 90 डिग्री पर होता है, तो इसका ये हमने अभिलंब खींच दिया। ये आपतन कोण हो गया I। अब यहाँ से प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से विचलित होगी। यहाँ से मूल पथ से विचलित होने पर वो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के पास आएगी। अब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हम मान रहे हैं कि इस बाहर के पदार्थ, बाहर के माध्यम से अधिक है, तो अधिक है तो ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। तो विरल से जब सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण हमेशा अभिलंब की और झुकती है, तो यह अभिलंब हो गया। अभिलंब की ओर झुकेगी, सीधी ने जाकर कहाँ से? अभिलंब की ओर झुकेगी, और अभिलंब की ओर झुककर ये लेंस के अंदर चलती है। यहाँ तक मुख्य अक्ष को न काट ले वहाँ तक चलती है, और जहाँ पर मुख्य अक्ष को काटती है वहाँ पर इस प्रतिबिंब O का, इस बिंब O का प्रतिबिंब ओडेज प्राप्त होता है। नामांकित कर दो इसको कि O A पर आपतित हो रही है, जहाँ पर CAN अभिलंब है, और ये AO2 है, ओडेज कह दो या O2 कह दो आप, ये प्रकाश की अपवर्तित किरण है। पुनः देख लो, ये लेंस हो गया, इसका उत्तल पृष्ठ हो गया। उत्तल पृष्ठ के सामने कोई वस्तु रखी है मुख्य अक्ष पर, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। O पर वस्तु रखी है, O से एक प्रकाश की किरण चलती है जो A पर आपतित होती है। A पर आपतित होने के पश्चात CAN अभिलंब मिलता है। ये अपवर्तन के नियमानुसार अभिलंब की ओर झुककर ये आगे की ओर बढ़ती हुई A ओडेज पर चलती है। ओडेज पर अपना ये प्रतिबिंब बनाती है, जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब इसको अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम इसमें इन मुख्य अक्ष की किरणों के साथ में जो एंगल है उसको मानते हैं। अल्फा मान लिया, ये हमने बीटा मान लिया, मुख्य अक्ष के साथ है, और ये है हमने इसको क्या मान लिया? गामा मान लिया। या गामा मानने में दिक्कत हो रही है, जैसे आर जैसा दिख रहा है, आर अपवर्तन कोण, यानी कि ये आर जैसा दिख रहा है तो इसको आप कुछ और भी मान सकते हो, और मान लो फाई मान सकते हो, थीटा मान सकते हो। तो हमने इस प्रकार से क्या किए कि जो प्रकाश की किरणें यहाँ से मुख्य अक्ष से जो कोण बना रही हैं उनको हमने नामांकित कर दिया अल्फा, बीटा और फाई के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी लिखनी है कि थ्योरी के अंदर वही जो बातें हैं जो अब उत्तल पृष्ठ के लिए लिखी है। उत्तल पृष्ठ है, मुख्य अक्ष है, O पर बिंब रखा हुआ है, आपतित किरण है, अभिलंब की ओर झुककर ये ओडेज पर अपना प्रतिबिंब बनाती है। CAN अभिलंब है, दो माध्यम है इसके, एक N1 है और एक N2 है, ठीक है। अब चूंकि हम इसमें देखें स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? माध्यम का
अपवर्तनांक। माध्यम कौन सा है? ये, क्योंकि प्रकाश की किरण जहाँ पर जा रही है उस माध्यम को हम ये काउंट करता है। तो प्रकाश की किरण जा रही है किसमें? N2 में। अब N2 को हम लिख सकते हैं, पीछे की क्लासों में मैंने बताया कि आपको इसको आप N2/N1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है और ये N1 और N2 आप सापेक्ष अपवर्तनांक है। ये हो जाएगा sin I/sin R = N2/N1। इसके आगे आप लिख सकते हो चूँकि N2 = N2/N1। ठीक है। अब आप वास्तव में यदि लेंस को देखोगे तो लेंस छोटा दिखेगा, छोटा होगा तो ये जो कोण बनेंगे ये भी छोटे होंगे सारे के सारे। तो ये कोण सूक्ष्म होने के कारण 11th की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जब कोण सूक्ष्म है यानी कि आई कोण छोटा है तो इसको आप लिख सकते हो केवल आई। बेटर तरीके से बताया था मैंने आपको 11th की क्लास के अंदर। और ये आर है, इसको क्या लिख सकते हो? आर। तो जब ये छोटे कोण छोटे होने, जब कोण छोटे हों तो क्या लिख सकते हो? आई। साइन आई को आप केवल आई लिख सकते हो, आर को आप केवल आर लिख सकते हो। तो इसमें पुट कर दो ये वैल्यू। तो हम इस साइन आई की जगह क्या पुट करेंगे? केवल आई। और आर की जगह साइन आर की जगह पुट करेंगे केवल आर = N2/N1। वज्र गुणा कर सकते हो आप इसको, आई × N1 और आर × N2। ये एक हमारे पास में समीकरण बन गई। ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखें हम कि I1 और जो I और R कोण हैं वो हमारे इस दूरियों वगैरह में कहीं पर भी काउंट नहीं हो रहे हैं। तो इन I और R की वैल्यूज़ निकालेंगे हम इस जो त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं उसकी सहायता से। इन त्रिभुजों के अंदर जो लेंस का द्वारक छोटा होता है तो इस AP को लगभग हम सीधा मान सकते हैं। AP को लगभग सीधा माने तो ये बिंदु P और P और P' दोनों कहाँ पर? एक ही जगह प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुजों का इसके अंदर निर्माण होता है। पहला त्रिभुज है OA, P' कह सकते हो आप या P कह सकते हो। क्यों? क्योंकि लेंस का द्वारक छोटा होने के कारण AP एक सीधी रेखा होती है। ठीक है। दूसरा त्रिभुज है, आप इसको काउंट कर सकते हो P'AC। और तीसरा त्रिभुज है P'AO' या PAO' कह सकते हो। इन त्रिभुजों की सहायता से हम I और R की वैल्यूज निकालते हैं। तो I और R की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा? OPA समकोण त्रिभुज OAP या फिर आप इसको कह सकते हो त्रिभुज OAP', क्योंकि P और P' जो बिंदु हैं वो दोनों एक ही जगह स्थित हैं। तो इसके अंदर आप देखो कि अल्फा का मान निकालने के लिए, अल्फा वैसे इस त्रिभुज की ढाल है, तो ढाल हमेशा किस फॉर्मेट में निकाली जाती है? 10 के फॉर्मेट में। या हमें इस दूरी से कोई मतलब नहीं है, OA दूरी से कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी मुख्य अक्ष और इसकी ऊंचाइयां लेनी है। तो 10 अल्फा यानी ढाल निकालें, तो ढाल निकालने के लिए 10 में आप लगाते हो क्या? लाल बट्टे कक्का यानी कि आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इसका हो आधार हो गया इसका कह सकते हो। और आधार की बात करें हम तो ये समकोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई और जो बच गया यानी कि AP, इसका OP इसका आधार बच गया। तो AP/OP। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरा त्रिभुज ये ले सकते हो आप या फिर ये ले लो पहले। तो हम दूसरे त्रिभुज की ढाल लें कौन सी? बीटा। तो बीटा क्या हो जाएगी? वही लगाना आपको, लाल बट्टे का यानी लंब बट्टे आधार। लंब कौन सा हो गया इसका? AP या आप AP' भी कह सकते हो और बट्टे PC। और इसी प्रकार से त्रिभुज कौन सा है हमारे पास में? समकोण त्रिभुज APO'D। तो त्रिभुज APO'D के अंदर का हो जाएगा कौन सा? AP बट्टे आधार यानी P से लेकर OD तक। ठीक है। अब वही बात पुनः आती है कि द्वारक छोटा होता है तो ये कोण भी छोटे होते हैं और कोण सूक्ष्म होते हैं। तो इन 10 अल्फा, 10 बीटा और 10 फाई को आप क्या लिख सकते हो? केवल अल्फा, बीटा और फाई लिख सकते हो।
11वीं की क्लास में बताया था आपको। तो इस तरीके से हम इनकी अल्फ़ा बीटा और इस फाई के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इन अल्फ़ा बीटा और फाई को इन कोणों के साथ में संबंधित करने के लिए हम इस तीनों समीकरणों का उपयोग करेंगे। समीकरण एक तो वो हो गई 2, 3 और समीकरण 4। तो समीकरण 2, 3 और 4 की सहायता से हम इनको संबंधित करते हैं, यानी कि ये आई के साथ में क्या संबंध रखते हैं और आर के साथ में ये कोण क्या संबंध रखते हैं। तो आई से इसको संबंधित करने के लिए आप देखो कि ये किस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो यहाँ पर जाओगे आप, ये और इन दो रेखाओं के बीच में ये कोण बन रहा है, तो ये कौन से त्रिभुज का बहिष्कोण हो सकता है। आई और आर किस त्रिभुज के बहिष्कोण है उसको आप संबंधित करोगे इनसे। तो देखो आप, एक तो ये भुजा होगी और एक ये भुजा होगी। तो यहाँ से देखो इस भुजा और इस भुजा के बीच में कोण बन रहा है, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज OAC का बहिष्कोण है। OAC को आप अलग करके ऐसे भी देख सकते हो कि ये तो हो गया इसका एक भुजा, ये दूसरी भुजा और एक ये, यानी कि ये त्रिभुज बन रहा है। ये O, ये है आपकी A और ये है आपकी C। तो इस प्रकार से ये कोण है इसका अल्फ़ा, ये कोण है I और ये कोण है इसका बीटा। ठीक है, इसको अलग निकाल कर देख लिया आपने कि इस OAC का बहिष्कोण है कौन, I। अल्फ़ा और बीटा इसके दो अंतःकोण हैं। तो आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो। ये एक सरल रेखा होगी, ये 180 माइनस I हो जाएगा और इन तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग करें तो वो 180 के बराबर आएगा। या फिर आप इस थ्योरम का भी उपयोग कर सकते हो जो 10th क्लास में आपने पढ़ी है कि जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है उसका जो मान है वो शेष अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो सीधा लिख सकते हो आप कि I इसका बहिष्कोण है, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर आप इस तरीके से नहीं करो और जो आपने जनरली सीखा है बेसिकली उस तरीके से करो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 180 माइनस I प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 I को आप उधर भेज दो तो यह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू I। ऐसे भी आप इसको पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये I, ये समीकरण नंबर हो गई 5। I की वैल्यू आपने निकाल ली। इसी तरीके से R की वैल्यू निकालेंगे। तो R की वैल्यू निकालने के लिए देखो R यहाँ पर है, तो आप इन दो भुजाओं के बीच में कोण लोगे, इन दो भुजाओं से अंतरित त्रिभुज, तो इन दोनों भुजाओं से अंतरित त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसका बीटा बहिष्कोण हो जाएगा और बीटा बहिष्कोण हो जाएगा तो इसका मान शेष अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से बीटा की वैल्यू देखें तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी कौन सी, R प्लस फाई। ठीक है, और यहाँ से आप R की वैल्यू ज्ञात करो तो R की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो आप बीटा माइनस फाई। ये समीकरण हो जाएगी आपकी 6। इस तरीके से हमने I और R के जो मान हैं वो इस जो मुख्य अक्ष पर अंतरित कोण हैं उनके पदों में हमने ज्ञात कर लिए। और ये जो समीकरण 5 और समीकरण 6 से I और R के जो मान आए हैं वो रखेंगे हम कहाँ पर, समीकरण 1 के अंदर। तो समीकरण 1 में पुट कर दो। समीकरण 1 के अंदर पुट करते हैं कौन से, ये I और ये R की वैल्यू। तो I की वैल्यू रखें तो यहाँ पर ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू N1 इज इक्वल टू, R की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा बीटा माइनस फाई इंटू N2। ठीक है, अब आगे की प्रोसीजर में आप इसमें डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा और इसके मान रखो तो अल्फ़ा बीटा और इसके मान सीधे आप रख सकते हो, या फिर इसका पक्षांतरण करके आप इस समीकरण को सोल्व कर सकते हो। पक्षांतरण में जो बीटा की वैल्यू है वो एक साइड कर लो और जो बाकी बच गए उसकी वैल्यू आप एक साइड कर सकते हो। तो इसको बीटा की वैल्यू अलग करने के लिए समीकरण को आप आगे लिख सकते हो बीटा इंटू N2 माइनस फाई इंटू N2। बीटा को आप उधर भेज दो, इसको आप इधर ले आओ तो यह आ जाएगा अल्फ़ा इंटू N1 प्लस फाई इंटू N2 इज इक्वल टू, बीटा को आप उधर भेजोगे नेगेटिव और बीटा इसमें से कॉमन निकाल लोगे तो ये बच जाएगा कौन सा, N2 माइनस N1। ये समीकरण बन गई आपकी 7। अब इसमें वैल्यू दी गई है आपको, अल्फ़ा की है ये रही, बीटा की है ये रही और फाई की वैल्यू आप यहाँ से समीकरण 4 से रख सकते हो। तो अल्फ़ा बीटा और जो फाई है
उसकी वैल्यू समीकरण 2, 3 और 4 से रखने पर रख दो। आगे जो आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर, अल्फा बीटा व फाई के मान, समीकरण अल्फा बीटा और फाई के मान है समीकरण 2, 3 व 4 से रखने पर ठीक है। तो अल्फा का मान हम रखेंगे क्या, AP अपॉन OP, बीटा का मान रखेंगे क्या, AP अपॉन PC, और फाई का मान रखेंगे AP अपॉन P ओडेज। तो यहाँ पर फाई और यहाँ पर बीटा। देखो अल्फा का मान कितना है, AP अपॉन OP, तो यह आ जाएगा AP अपॉन OP, ठीक है। साथ में है N1, तो N1 प्लस फाई की वैल्यू आप यहाँ से देखो, AP अपॉन P ओडेज, तो यह आ जाएगा AP अपॉन P ओडेज इंटू N2, और फिर बीटा की वैल्यू रखो, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो आप, इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू है AP अपॉन PC, और साथ में है इसमें N2 माइनस N1, ठीक है। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, AP यहाँ से कॉमन ले लो, AP यही है तो इसको आप काट भी सकते हो। तो AP यहाँ से कॉमन लिया तो ये बच गया क्या, N1 अपॉन OP और N2 अपॉन P ओडेज इज इक्वल टू AP अपॉन PC इंटू N2 माइनस N1, ये AP से AP कैंसिल, तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी N1 अपॉन OP प्लस N2 अपॉन P ओडेज इज इक्वल टू 1 अपॉन PC इंटू N2 माइनस N1। यह हमारी एक समीकरण है, इसके अंदर ये दूरियां आप रख सकते हो। ये इक्वेशन नंबर 8। OP क्या है, P ओडेज क्या है, PC क्या है, इसकी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पर O रखा था, यहाँ पर बिंब O रखा था, तो दर्पणों के अंदर आप अच्छी तरीके से बताया था आपको कि बिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, और जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको कौन सी दूरी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बिंब रखा है, तो प्रकाश केंद्र से लेकर जो बिंब तक की दूरी है उसको बिंब की दूरी यानी कि हम लिखते हैं स्मॉल u से। फिर प्रकाश केंद्र से लेकर और जो वक्रता केंद्र है इस पृष्ठ का, उसको हम वक्रता त्रिज्या से यानी कि r से डिनोट करते हैं। यानी कि जो PC की जो वैल्यू है, या आप कह सकते हो कि P डेज C की वैल्यू है वो इसकी वक्रता त्रिज्या है, और फिर O डेज पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो P से लेकर O डेज तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो OP की वैल्यू हमारे पास में हम रख सकते हैं U, PC की वैल्यू रख सकते हैं हम R, और P से लेकर O डेज तक की जो दूरी है उसको हम रख सकते हैं V। तो आगे लिख लें, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो OP है वो क्या है हमारे पास में, बिंब की दूरी है, और P ओडेज है वो क्या है हमारे पास में, प्रतिबिंब की दूरी है, और जो PC है वो हमारे पास में क्या है, वक्रता त्रिज्या R है। अब इसको चिन्ह परिपाटी सहित भी आप रख सकते हो। चिन्ह परिपाटी सहित रखने पर क्या लेंगे कि OP क्या है, आप यहाँ से नापेंगे तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में चलेंगे, क्योंकि किरण तो इधर आपतित हो रही है लेंस की ओर, और हम नाप रहे हैं इसके विपरीत दिशा में, तो इसको आप नेगेटिव रख सकते हैं। फिर P ओडेज है, तो P ओडेज आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हैं, तो हम इसको क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। इसको भी क्या रख सकते हैं, हम पॉजिटिव रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आगे की ओर नापेंगे, तो आगे की ओर नापने पर आपतित किरण की दिशा में इसको नापते हैं। तो इस प्रकार से इस चिन्ह परिपाटी में इसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह लगा दिए। तो OP की वैल्यू आप रख सकते हो -U, P ओडेज की आप वैल्यू रख सकते हो +V, और PC की वैल्यू वो रख सकते हो आप प्लस का R। तो वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में।
समीकरण 8 में। समीकरण 8 में वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा N1 अपॉन OP की वैल्यू माइनस यू रखेंगे, फिर प्लस N2 अपॉन P ओडेज की वैल्यू प्लस भी रखेंगे, प्लस 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 ही रहेगा, और इसकी वैल्यू रखेंगे हम प्लस की R, और यह आ जाएगा N2 माइनस N1। थोड़ा सा संशोधित कर दो इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगी N1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन R N2 माइनस N1। ये हो गया आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। अब इसमें वैल्यू कौन कौन सी है? N2 हमने जो लेंस का मीटर लिया उसका अपवर्तनांक है, V प्रतिबिंब की दूरी है, N1 लेंस के बाहर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है, U बिंब की दूरी है, R इस जो पृष्ठ लिया है हमने उत्तल पृष्ठ उसकी वक्रता त्रिज्या है, N1 और N2 इसके अपवर्तनांक हैं। ठीक है, तो ये वैसे भी बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और हो सकता है कि पूछा भी जाए। तो इस तरीके से आप गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला है वो ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और इसमें काफ़ी कंडीशंस भी बनती हैं। कंडीशंस हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।